लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इमेजिन कीजिए, एक तरफ दिल्ली का लाल किला, दूसरी तरफ इस्तांबुल का टोप कापी पैलेस, एक तरफ आगरा का ताजमहल, दूसरी तरफ हाया सोफिया की गुंबद। दो सुपर पावर, दो वर्ल्ड को जीतने वाले एम्पायर्स। एक ही युग में ये दोनों हुए, लेकिन अलग अलग धरती पर हुए। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये 16वीं और 17वीं सदी का वो दौर है जब दुनिया के दो सबसे धाकड़ साम्राज्य, मुगल सल्तनत और ऑटोमन खिलाफत, दोनों अपने अपने इलाकों में छाए हुए थे। एक तरफ थे हमारे मुगल बादशाह बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जिन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक ऐसा जादू चलाया कि आज भी हम उनकी इमारतों, उनके आर्ट, उनके कल्चर की बातें करते हैं। दूसरी तरफ थे ऑटोमन सुल्तान, जिन्होंने तीन तीन महाद्वीपों को अपने झंडे के नीचे ला दिया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तीनों जगहों पर उनकी धाक थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन दोनों की आमने सामने टक्कर हो जाती तो कौन जीतता? किसकी फौज ज्यादा ताकतवर थी? किसका खजाना ज्यादा भारी था? किसकी तोपें ज्यादा दहाड़ती थी और किसके घोड़े ज्यादा तेज दौड़ते थे? आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन। मिलिट्री पावर से लेकर इकोनॉमी तक, कल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स में आपको बताएंगे कि असली विजेता इन दोनों में आखिर था कौन। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल था 1526, पानीपत का मैदान, और सामने खड़ी थी इब्राहिम लोदी की बेहद बड़ी सेना। पीछे था एक छोटा सा सपना, बाबर का सपना। बाबर कोई साधारण राजा नहीं थे दोस्तों, वो थे चंगेज खान और तैमूर लंग की खून की धारा में पले बढ़े एक योद्धा। सेंट्रल एशिया में उनका अपना फरगना का जो राज्य था वो छिन चुका था। हर तरफ से हारे हुए, बेघर, लेकिन वो खुद से नहीं हारे थे। उनके दिल में एक आग थी फिर से बादशाह बनने की। और फिर पानीपत के मैदान में तोपों की गर्जना हुई, बारूद का धुआं उठा, और जब धुआं छटा तो दिल्ली के तख्त पर बैठा था एक नया बादशाह, मुगलों का पहला शहंशाह बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, अपनी हर जीत, हर हार और हर दर्द की कहानी को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। इसी साम्राज्य की नींव पर आगे चलकर खड़े हुए अकबर द ग्रेट, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह, जिन्होंने भारत का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन मुगल साम्राज्य की कहानी तो अभी शुरू हुई थी। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक और साम्राज्य अपनी तलवारें तेज कर रहा था। वक्त था 1299, यानी बाबर से करीब 250 साल पहले। एनातोलिया यानी आज का तुर्की की एक छोटी सी रियासत में एक सरदार था, ओस्मान प्रथम। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, यह तलवार है गाजी की, धर्म के योद्धा की। और बस शुरू हो गई एक ऐसी कहानी जो अगले 600 सालों तक चली। ऑटोमन एम्पायर किसी एक बड़ी लड़ाई से नहीं बना, यह बना धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़कर, छोटे छोटे कबीलों को जोड़कर, और सबसे बड़ी बात, इस्लाम की रक्षा और विस्तार का जुनून लेकर। जहां मुगलों के पास थी तैमूर और चंगेज खान की विरासत, वहीं ऑटोमन्स के पास था धर्म का जोश और जिहाद का जज्बा। और ये जज्बा इतना ताकतवर था कि जल्दी ही उनके झंडे लहराने लगे एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक। साल 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, जब ऑटोमन सुल्तान महमद द्वितीय ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को धूल चटाई। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि एक नई सुपर पावर का जन्म हो चुका है। जहां बाबर लड़ रहे थे अफगानों और राजपूतों से, वहीं ऑटोमन्स लड़ रहे थे यूरोप की ईसाई ताकतों से। दोनों के लिए राज करना सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई थी। अब दोस्तों, साम्राज्य बनाना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना और फिर उसको फैलाना वो एक असली चैलेंज है। और इस चैलेंज में सबसे बड़ा रोल होता है आर्मी का। तो अब सवाल उठता है कि मुगलों की फौज ज़्यादा ताकतवर थी या ऑटोमन्स की फौज ज़्यादा ताकतवर थी? किसके पास थी बेहतर स्ट्रेटजी? किसकी तोपें ज़्यादा खतरनाक थी? किसकी घुड़सवार सेना तेज और फुर्तीली थी? चलिए अब खोलते हैं दोनों साम्राज्यों की मिलिट्री ताकत का पूरा पिटारा और देखते हैं कि असली दम आखिर इन दोनों में से किस में था। मुगलों की बात करें तो इनकी आर्मी हेविली डिपेंडेंट थी घुड़सवार सेना पर।
मुगल आर्मी की स्ट्रेटेजी होती थी बहुत ही स्पीड से अटैक करने वाले घुड़सवार सेना, भारी भारी तोप खाने और हाथियों का इस्तेमाल करना। यहाँ आपको बताऊं तो भारत में तोपें लाने का क्रेडिट भी बाबर के पास जाता है। इन तोपों से लड़ने के लिए भारत के पास, जो भारत के राजा थे, उनके पास कोई ठोस तरीका नहीं था। इसके चलते पानीपत से लेकर खानवा तक में बाबर को आसानी से जीत हासिल हुई, जबकि उसकी सेना कम थी। इन्होंने तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुलुगमा पद्धति से मिलती जुलती स्ट्रेटेजी ऑटोमन्स भी अपनाते थे। अब अगर देखा जाए आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो मुगलों में मनसबदार अपनी सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे। इनकी अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी जो कि सेना को ट्रेनिंग भी देते थे। जंग में सेना का इस्तेमाल भी यही लोग करते थे। अब वैसे तो ये सिस्टम लॉयल्टी को इस्टेब्लिश करता था, लेकिन इससे एक दिक्कत ये होती थी कि आर्मी पर सेंट्रल कंट्रोल और उसकी एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। इसके चलते जब मुगल अपने ढलान पर गए तो उनकी सेना भी कमज़ोर होती चली गई। मुगल आर्मी सबसे बड़ी बनी औरंगजेब के काल में, जब उनकी सेना में 6 लाख से लेकर 7 लाख लोग शामिल थे। इसमें घुड़सवार सेना के साथ साथ पैदल सेना, तोपखाना और हाथियों के दस्ते भी शामिल थे। सोच कर देखिए कि इनके पास करीब 2 लाख की तो घुड़सवार सेना थी। इस टाइम पर मुगल आर्मी धरती पर सबसे बड़ी आर्मी थी। वहीं अगर देखा जाए ऑटोमन एम्पायर को, तो इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भले नहीं थी, लेकिन इनकी आर्मी सबसे एडवांस्ड और डिसिप्लिन थी। इनकी ताकत का सबसे बड़ा सोर्स थे जानिसारी। ये ऑटोमन की एलीट फोर्स थी जिन्हें देवशिरमे सिस्टम से लाया गया था। इस सिस्टम में ईसाई बच्चों को जबरन पकड़कर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था। तो एक बहुत खास बात यहाँ पर है धर्म की और इसके इस्तेमाल की। इस पर और बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, अगर देखा जाए तो जिन ईसाई बच्चों को कन्वर्ट किया जाता था और उसके बाद उन्हें बहुत मुश्किल ट्रेनिंग देकर कमांडो जैसा मजबूत सोल्जर बनाया जाता था। इनकी खासियत थी कि ये सीधे सुल्तान के लिए लॉयल होते थे। इन लड़ाकों को शुरुआती ऑटोमन दौर में फायर आर्म्स का बेहतरीन इस्तेमाल आता था। ये एक तरह से पैदल सैनिक थे जो यूरोप की कैवेलरी का सामना करते थे। इनके अलावा अगर देखा जाए तो सिपाहियों की पेशेवर घुड़सवार सेना तिमर सिस्टम से जुड़ी हुई थी। इस सिस्टम में जो भी एरिया जीता जाता था, वो सैनिकों और जानिसारी के बीच में उसका लूटा हुआ माल बढ़ जाता था। लेकिन जीतने के लिए नई जगह को जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम था, और इसीलिए ये सेना हर कुछ समय में कहीं हमला करती थी और इस एरिया को जीत लेती थी। अब कौन कौन से युद्ध जीते इन दोनों सेनाओं ने, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें मुगलों की, तो इनका सबसे नोटेबल एक्सपेंशन हुआ अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया। इन्होंने राजपूतों को अपने कंट्रोल में किया। इसके लिए इन्होंने युद्ध लड़ने के साथ साथ राजपूतों के साथ मैरिज अलायंस बनाने की भी पॉलिसी अपनाई। इसके अलावा गुजरात और बंगाल तक अपने एम्पायर को अकबर ने फैलाया। दक्कन का जो एरिया बच गया, कुछ हिस्सा बच गया, उस पर औरंगजेब ने काफ़ी काम किया। लेकिन दक्कन की लड़ाई काफ़ी लंबी और खर्चीली हो गई। इन लड़ाइयों ने औरंगजेब के खजाने को लगभग खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर उस्मानिया सल्तनत की कहानी देखें तो थोड़ी अलग दिखाई देती है। उनकी सारी मेन लड़ाइयाँ यूरोप में थी। साल 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतकर महमद द्वितीय ने उस्मानिया सल्तनत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस जीत से ईस्टर्न रोमन एम्पायर का खात्मा हो गया। वहीं जिस 1526 में बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की, ठीक उसी साल सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने मोहाज की लड़ाई से हंगरी को जीत लिया। इस तरह उनकी सेना वियना के दरवाजे तक भी पहुंच गई थी। उस्मानिया या ऑटोमन आर्मी ने मुगलों की तरह खजाना अपना खत्म नहीं किया, बल्कि उनका एक्सपेंशन युद्ध में हुए लूट और नए राजस्व क्षेत्रों पर आधारित था, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रही। जानिसारी और तोपखाने के गठजोड़ ने उन्हें 17वीं शताब्दी तक कई बड़ी बड़ी जंगें जिताई। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सेना के दम पर इतने बड़े एम्पायर को चलाया जा सकता है? जवाब है नहीं। साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक दम नहीं होता, तब तक एम्पायर भी लंबी दूरी तक नहीं चल पाते। इसीलिए देखना ज़रूरी हो जाता है कि मुगल एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, दोनों ही एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिमिलैरिटी थी और क्या डिफरेंसेस थे। देखिए, मुगल और उस्मानिया दोनों ही सेंट्रलाइज्ड साम्राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर उनके प्रशासन की बुनियाद लेकिन अगर देखी जाए तो बहुत अलग अलग थी। मुगलों का शासन बेस्ड था मनसबदारी सिस्टम पर। मनसबदार सेना और प्रशासन दोनों में अपॉइंट किए जाने वाले ऑफिसर होते थे। इनको सैलरी के तौर पर कैश या फिर जागीर मिलती थी। इनकी अपनी रैंक होती थी और इसी रैंक के हिसाब से
इनको अपने सैनिक भी मेंटेन करने होते थे। ये सिस्टम लॉयल्टी, एलिजिबिलिटी और एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मिक्सचर था। इसमें बादशाह का सीधा सीधा इंटरफेरेंस होता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मनसबदार एक जगह पर हमेशा के लिए नहीं बने होते थे, बल्कि इनका ट्रांसफर भी होता रहता था, ताकि एक ही जगह पर बने रहकर वो अपना इम्पैक्ट बढ़ाकर एम्पायर के खिलाफ न खड़े हों। ये मुगल सेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो उस्मानिया एडमिनिस्ट्रेशन की नींव थी वो थी तिमर सिस्टम पर बेस्ड। तिमर एक तरह की मिलिट्री जागीर होती थी जो घुड़सवार सिपाहियों को दी जाती थी। इस जागीर के बदले में वो स्टेट को अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे। अब देखने में तो ऐसा लग सकता है आपको कि ऑटोमन और मुगल्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये था कि तिमर की ज़मीन पर सिपाहियों को केवल उसका रेवेन्यू मिलता था, उसे बाकी ताकतें जैसे कि जस्टिस करना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, ये सब उनको नहीं करना पड़ता था। ये काम एम्परर द्वारा अपॉइंट किए गए सेंट्रल ऑफिसर्स करते थे। इससे होता यह था कि विलेज लेवल तक भी सेंटर का कंट्रोल अच्छा खासा हो जाता था। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर सत्ता के उत्तराधिकार यानी सक्सेशन में भी देखने को मिलता है। मुगलों में कोई तय नियम नहीं था, तलवार ही राज करेगी, ये सिस्टम चलता था। इसका मतलब था कि हर राजा की मृत्यु पर बेटों में एक बहुत ही क्रूअल सिविल वॉर होती थी। हालांकि अकबर के काल तक ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि तब तक मुगल सत्ता बस अपने पैर जमा रही थी। लेकिन अकबर की मौत के बाद जहांगीर और उसके अपने बेटे खुसरो के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। फिर शाहजहां और नूरजहां के बीच की पॉलिटिक्स भी उत्तराधिकार की लड़ाई के चलते काफ़ी जहरीली हो गई। और शाहजहां के बाद आपको पता ही है कि औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी किस तरह से वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। लेकिन उस्मानिया सुल्तानों में 15वीं शताब्दी तक उत्तराधिकार को लेकर एक दूसरे लेवल पर दिक्कत आई। इस दौरान एक पॉलिसी अपनाई गई जिसे फ्रेटिसाइड पॉलिसी कहा गया। इसका हिंदी में मतलब था भाई की हत्या की नीति। जी हाँ, सुल्तान महमद द्वितीय ने इस पॉलिसी को लीगल तक बना दिया था। इसके तहत सिंहासन संभालने वाले सुल्तान को अपने सभी भाइयों को मार देना कंपलसरी था, ताकि फ्यूचर में उनके खिलाफ कोई साजिश ही ना रची जा सके। अब हो सकता है सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल लगे, लेकिन मध्यकाल में अपनी गद्दी को बचाने के लिए राजाओं द्वारा इस तरह के कदम उठाए जाते थे। ऑटोमन्स के इस कदम से या इस पॉलिसी से जो मुगलों की तरह उत्तराधिकार को लेकर स्ट्रगल होता था, उसकी कोई गुंजाइश उनमें बचती ही नहीं थी। हालांकि बाद में इस नीति को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक दूसरी और भी ज़्यादा क्रूएल नीति ने जन्म लिया। यह नीति थी राजकुमारों को महल के अंदर ही पिंजरे में कैद रखने की परंपरा। हालांकि इस प्रथा ने आगे चलकर ऑटोमन के आने वाले राजाओं को बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस और कमज़ोर बना दिया। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के इस ढांचे ने कहीं ना कहीं दोनों ही साम्राज्यों के ऊपर असर डाला। अब आते हैं दोस्तों उस पहलू पर जिसके बिना साम्राज्य का खर्चा पानी चलना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, बिना इकोनॉमी के कंपैरिजन के साम्राज्य की हैसियत पता नहीं चलती। मुगल और उस्मानिया दोनों ही सल्तनतों की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। मुगलों का रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, खासकर अगर बात करें अकबर द्वारा लागू की गई जब्त प्रणाली की। तो इसमें होता यह था कि ज़मीन को नापने से लेकर उपज और पिछले 10 साल की एवरेज वैल्यू पर टैक्स को तय किया जाता था। इस तरह लैंड रेवेन्यू मुगल एम्पायर की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स था। इसे इकट्ठा करने का जिम्मा जमींदारों और मनसबदारों का था। वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल लेवल पर काफ़ी सही ये सिस्टम लगता है, लेकिन जमींदारों और लोकल ऑफिसर्स का भ्रष्टाचार भी था, जिसने मुगल सल्तनत के आखिर दौर में उन्हें पतन की ओर धकेला। इसी जगह पर अगर आप उस्मानिया सल्तनत की आर्थिक बुनियाद देखें तो वो और भी बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ट्रेड रूट पर कब्जा कर रखा था। उनका कंट्रोल इजिप्ट की फर्टाइल लैंड पर था, ईरान और भारत से होने वाले मसालों के ट्रेड पर था। इस एम्पायर ने इन रूट्स पर टोल और बॉर्डर टैक्स लगाकर बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया। इनके काल में इस्तांबुल और काहिरा जैसे शहर वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर थे। ये बहुत रेयर बात है कि मुगल्स भारत में सिल्वर के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपियन कंपनियां इंडिया से कपड़े और मसाले खरीदती थी और चांदी के बदले इनको लिया जाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर का ट्रेड रूट पर सीधा कंट्रोल था, इसलिए उनकी चांदी पर डिपेंडेंसी कम थी। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों साम्राज्यों ने एक मजबूत इकॉनमी बनाई, पर उस्मानिया का इंटरनेशनल ट्रेड पर कंट्रोल ज़्यादा था। अब अगर बात करें धर्म और समाज की, तो धर्म दोनों ही साम्राज्यों की पॉलिटिक्स और रिलीजन का सेंट्रल फीचर था।
मगर दोनों के नज़रिए में ज़मीन आसमान का अंतर था। मुगल साम्राज्य खासकर अकबर के टाइम पीरियड में धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। अकबर का दीन इलाही और उनकी सुलह कुल की पॉलिसी मुगल शासन को एक अलग पहचान भी देती थी। अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया और दूसरे नॉन मुस्लिम रूलर्स से मैरिज अलायंस इस्टेब्लिश किए। इसके साथ ही उन्होंने बड़े बड़े पद भी उनको दिए। वहीं उस्मानिया सल्तनत को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी पर रूल किया, लेकिन उनका शासन ज़्यादा कंजर्वेटिव था। उस्मानिया सुल्तान इस्लामिक कानून के रक्षक थे, अपने आप को खलीफा बुलाते थे। ऑटोमन प्रशासन मिल्लत प्रणाली पर आधारित था। मिल्लत एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत साम्राज्य में रहने वाले हर एक रिलीजियस ग्रुप, जैसे कि जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हुए, यहूदी हुए या आर्मेनियाई हुए, इन सब को अपने इंटरनल रिलीजन और कानूनी मामलों में अपने धर्म के नेता को मानने की इजाज़त दी गई, लेकिन इसके बदले में उनको जजिया देना पड़ता था। उस्मानिया सल्तनत में उलेमा की ताकत और उनकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा थी। इनमें शेखुल इस्लाम नाम का एक हाई रैंकिंग धार्मिक अधिकारी था जिसके पास सुल्तान के आदेशों की कानूनी वैधता पर सवाल उठाने की ताकत थी, यानी कि धर्म अगर चाहे तो राजा पर भी चैलेंज खड़ा कर सकता है। इस तरह जहां मुगल साम्राज्य अगर आप देखें तो एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल और व्यक्तिगत आधारित सहिष्णुता की ओर झुका, वहीं उस्मानिया साम्राज्य ने कानूनी और ढांचागत सहिष्णुता प्रदान की। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आर्ट और कल्चर के मामले में भी दोनों में काफ़ी अंतर थे। मुगल आर्किटेक्चर को देखा जाए तो ये फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का एक अद्भुत संगम थी। एग्जाम्पल के लिए आप ताजमहल को देख सकते हैं। मुगल वास्तुकला की खासियत है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल। इसके साथ साथ बड़े बड़े गुंबद और पिट्रा दूरा यानी पच्चीकारी का काम, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। हुमायूं का मकबरा और फतेहपुर सीकरी भी मुगल कला के बेहतरीन एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप देखें उस्मानिया वास्तुकला को तो इसका मुख्य उद्देश्य ताकत और डिवाइन राइट को दिखाना था। उनके सबसे महान वास्तुकार थे मीमार सिनान। इन्होंने इस्तांबुल में बाइजेंटाइन और इस्लामी आर्किटेक्चर को मिक्स किया। उनकी मस्जिदों की खासियत है उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी विशालता, कैस्केडिंग डोम्स यानी झरने वाले गुंबद और नुकीली मीनारें। सुलेमानिया मस्जिद इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो पेंटिंग्स के एरिया में तो मुगल बादशाहों ने मिनिएचर पेंटिंग्स को प्रोटेक्शन दिया। इस तरह की पेंटिंग्स में बहुत सारी एक नेचुरल दुनिया दिखाई जाती है, दरबार के सीन दिखाए जाते हैं, शिकार और युद्धों को दिखाया जाता था। मुगल पेंटिंग्स में मानवीय चेहरे और भावनाएं बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट दिखाई जाती थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं यूरोपियन आर्ट से प्रभावित थी। वहीं अगर आप उस्मानिया मिनिएचर देखें, जिसे नक्काशने कहा जाता था, वो ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। इसमें ह्यूमन फेस पर काम अक्सर कम किया जाता था। साहित्य की बात करें तो मुगल दरबार की जो मेन भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो फारसी थी और अकबर के आदेश पर महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। जबकि उस्मानिया दरबार की भाषा ऑटोमन टर्की की भाषा थी, जो अरबी और फारसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। मुगल संस्कृति ने एक इंडो पर्शियन कल्चर को जन्म दिया, जिसने एक हिंदुस्तानी सभ्यता की नींव रखी। उस्मानिया कल्चर की बात करें तो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के मिलने से यह कल्चर बनता है, जिसने एक ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटल पहचान को जन्म दिया। यूरोपियन, मिडिल ईस्टर्न और बाल्कन संस्कृतियों का संगम इस पूरे टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये सब थी वो बातें जिससे दोनों साम्राज्यों के बीच में काफ़ी अंतर और काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको पता चली। लेकिन इन दोनों के पतन की कहानी भी दिलचस्प है, डिक्लाइन की कहानी। इन दोनों साम्राज्यों का डिक्लाइन कई शताब्दियों तक चलता रहा, जो बाहरी आक्रमणों से कम और इंटरनल स्ट्रगल से ज़्यादा प्रभावित था। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद तेज़ी से शुरू हुआ। इंटरनल क्राइसिस में सबसे प्रमुख थे उत्तराधिकार के घातक युद्ध, जो साम्राज्य की स्टेबिलिटी को बार बार खत्म कर रहे थे। दूसरी वजह थी मनसबदारी सिस्टम का संकट। मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जागीर देने के लिए ज़मीन की कमी हो गई। इससे हुआ ये कि ऑफिसर्स में करप्शन और विद्रोह की भावना बढ़ी। दक्कन की अंतहीन लड़ाइयों ने मुगल खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया। फिर आता है नादिर शाह और अब अहमद शाह अब्दाली का दौर, जिसने दिल्ली को पूरी तरह से लूटा। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट लिया और मुगल साम्राज्य की जो बची कुची इज्जत थी उसको खत्म कर दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जिससे मुगल सल्तनत का ऑफिशियली अंत हो गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए उस्मानिया साम्राज्य, तो इसका पतन एक लंबा और बहुत ही धीमा प्रोसेस था। इनका पहला बड़ा झटका था जानिसारी कोर का पतन। ये एलीट सैनिक धीरे धीरे इतने पावरफुल और करप्ट हो गए कि उन्होंने खुद को मिलिट्री सेवा से ज़्यादा सुल्तान बनाने और हटाने में लगा दिया। वो इसके साथ ही अपनी पुरानी तकनीक से चिपके रहे, जबकि यूरोपियन आर्मीज जो थी वो मॉडर्न होती चली गई।
17वीं शताब्दी के अंत में वियना की आखिरी घेराबंदी में नाकाम रहने के बाद उस्मानिया की यूरोपीय ज़मीनों पर लगातार हार होने लगी। रूस और ऑस्ट्रिया ने उनके बाल्कन एरियाज पर कब्जा कर लिया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1922 में सल्तनत को ख़त्म कर दिया और 1923 में मॉडर्न टर्की गणराज्य की स्थापना हुई। इस तरह दोनों ही साम्राज्यों का पतन इस बात का सबूत था कि एक मजबूत केंद्रीय सत्ता और बदलते समय के साथ मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये थी कहानी, ये थे वो एरियाज जहां हमने मुगल और ऑटोमन को कंपेयर किया। सवाल है कि दोनों में ज़्यादा महान कौन था। इस सवाल का जवाब दोस्तों आसान नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी ज़मीन पर गहरा असर छोड़ा, लेकिन कौन ज़्यादा महान था इसका जवाब एक तरफा नहीं है। दोनों महान थे। एक ने तलवार से दुनिया जीती, दूसरे ने संस्कृति से एक बहुत बड़े एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा एम्पायर ज़्यादा महान था या कौन सा एम्पायर ज़्यादा ताकतवर था। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।